वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर अपने कंप्यूटर साइंस का। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो हमारी पुरानी वीडियोस पे जाइए और उनको देखिए ताकि आपका इंटरेस्ट बने। तो इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप इस चैप्टर को सही से समझते हैं, जानते हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होगा कि आपको आगे कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाने जाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको किन किन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको एक कहीं ना कहीं इंसाइट देता है कि जो आपको कंप्यूटर साइंस के कैरियर में करना होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर को आपको इस ढंग से नहीं लेना है कि आपके सिलेबस में 4 चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए है। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपको ये डिसीजन मेकिंग में बड़ा हेल्प करेगा कि आपको आगे अपना कैरियर कंप्यूटर साइंस में बनाना है या नहीं बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या करते हैं हम लोग, कुछ एक काम पहले से चल रहा था, उसको हमने क्या किया, कंप्यूटर से सॉल्व कराने की कोशिश करी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो चाहे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, ये सारी चीजें, बैंकिंग सिस्टम हो, ये सब कुछ ना कहीं ऑफलाइन चल रहा था, यानी ह्यूमन बेस्ड था। हर एक चीज के लिए ह्यूमन कुछ ना कुछ काम करता था, रिकॉर्ड्स बनाता था। आज ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गई हैं। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि आपने जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर रहे थे अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसको हमने कंप्यूटर को इस काबिल बनाया कि भाई कंप्यूटर उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रखा है कि किस तरह से आज हम घिरे हुए हैं। तो आप अगर देखेंगे चैप्टर में, तो चैप्टर क्या कह रहा है, आप देखिए, यूजिंग अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन वी कैन बुक द ट्रेन टिकट। आपको पता है ट्रेन टिकट बुक करना कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है, अगर आप ध्यान से सोचें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कंप्यूटर कैसे पता कर लेता है कि कौन सी ट्रेन में कौन सा सीट खाली है, कौन सी सीट नहीं अवेलेबल है, कौन सी थर्ड क्लास में कौन सी है, किस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, कितनी सीटें हैं, इन सब का मैनेजमेंट करना, और कब कैंसिल होगा, रिफंड कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन जब आ गई तो कहीं ना कहीं कितनी प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो गई। लोगों को जाना नहीं पड़ता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम पे पास। ठीक है, रेलवे पे स्टेशन पे पहले लोग जाते थे, लंबी लंबी लाइन लगती थी और फिर वो टिकट बुक कर पाते थे। तो कितना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इस बात को जरूर समझिएगा कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ है लेकिन ये कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थे। ठीक है, जिनको सोल्यूशन करना पड़ा। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी हैव इनॉर्मस रेलवे नेटवर्क, thus railway reservation is a complex task. Making reservation involve information about many aspects such as detail of train। यानी अगर आपको एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है तो देखिए कितने सारी चीजों को सोचना पड़ेगा कि ट्रेन का टाइप क्या है, टाइप ऑफ बर्थ क्या है, कंपार्टमेंट कितने हैं ईच ट्रेन में, ईच ट्रेन का शेड्यूल क्या है, ये सारी चीजें समझ के और फिर एक सिस्टम बनाना, ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क था जो कि सॉल्व किया गया। ठीक है, तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय द मेकिंग अ कोड। कंप्यूटर साइंस से कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सही। ठीक है, बाय राइटिंग सम कोड यू वांट टू सॉल्व। ठीक है, तो इन कंप्यूटर साइंस वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय मेकिंग सम कोड और प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए जरा ध्यान से, इट इज ओनली ड्यू टू यूज ऑफ कंप्यूटर दैट टुडे द बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट हैज बिकम इजी। तो उसी के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की वजह से ही आज बुकिंग सिस्टम कितना इजी लगता है। स्मार्टफोन खोला, ट्रेन टिकट बुक। ठीक है, कुछ क्लिक्स में टिकट्स आपकी बुक हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी था क्या पहले? पहले जिसने देखा होगा वो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क होता था। एक ट्रेन टिकट बुक करना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई गए वहां पे, लाइन में लगे, नंबर आ गया और ट्रेन अवेलेबिलिटी भी मिल गई आपको। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बाद ये सिस्टम हो पाया है ऐसे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इनेबलिंग, वी यूजुअली यूज द टर्म कंप्यूटेशनल टू इंडिकेट द कंप्यूटर टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एनी रूटीन ह्यूमन टास्क इफिशिएंटली। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ ह्यूमन के जो रिपीटेटिव वर्क है उसको कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है,
Computers are used for solving various day-to-day problem and thus problem solving is an essential skills that a computer science student should know. मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो ये चैप्टर है जिसके बारे में, वो एसेंशियल स्किल है जो हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए. इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको मार्क्स के पर्पज से नहीं पढ़ना है, आपको इसको पढ़ना है इस पर्पज से कि आपको समझ में आ जाए कि कंप्यूटर साइंस अगर मैं लूंगा 12th के बाद, अगर मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बनता हूं, चाहे किसी फील्ड में जाता हूं, डेटा साइंस में जाता हूं या फिर सॉफ्टवेयर बनाता हूं, टेस्टिंग में जाता हूं, तो मुझे एट द एंड में करना क्या है, आपको यही करना है. हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर. ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है. Precise step-by-step instruction should be given us to solving the problem. Thus, the success of a computer in solving problem depends how correctly and precisely we define the problem. कह रहा है कि हम क्या करते हैं जनरल लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो कंप्यूटर साइंस में भी कंप्यूटर प्रॉब्लम कब सॉल्व करके देगा, जब पहले ह्यूमन उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले, उसके बाद उसको एक कोड में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे, तब वो सॉल्व कर पाएगा. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रॉब्लम्स को सही से डिफाइन करना. इसलिए लिखा हुआ है ना, वी डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड डिजाइन अ सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं, एंड इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये मैं आपको पूरा साइकिल बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है. आपको देखने में कितना लगेगा कि हाँ भाई सही में कुछ इंटरेस्टिंग काम है. अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होगा तो और भी बनेगा, नहीं होगा तो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि एक्चुअली में होता क्या है. नीचे चलते हैं एक बार और देखते हैं क्या है. इस डायग्राम को भूल जाइए, मैं आपको सिंपल स्टेप में दिखाता हूं कि क्या है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है. अगर आप देखें इसमें फर्स्ट, यहां पे ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है. ठीक है, ऐसे 4 पार्ट है यहाँ पे. अब एक दिमाग से सोचिए, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बुक बनाया तो एकदम से कुछ अलग से लेके आ गए. कॉमन सी बात है. देखिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, ठीक है, जैसे कि आपके क्लास में स्टूडेंट को अरेंज करना है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, तो आपको बोल दिया जाए कि भाई ऐसा करके क्लास में लोग ऐसे एंटर करेंगे कि भगदड़ ना मचे, या फिर क्लास से लोग ऐसे निकलेंगे क्योंकि गेट एक ही है कि भगदड़ ना मचे. तो आप क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि मैं कैसे करूं, क्या मैं रो वाइज 1 बाय 1 रो भेजूं, या फिर एक रो खत्म हो रही है, ये वाली रो उसके पीछे, वो वाली रो उसके पीछे, कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे ना. एग्जैक्टली हम यही करते हैं कि पहले एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम हमने समझा कि भाई गेट एक ही है, इसी के अंदर से सारे स्टूडेंट को निकालना है बाहर की ओर. ठीक है, अब उसके लिए मैं कौन कौन से मेथड ट्राई कर सकता हूं. सिंपल यही इसमें भी होता है. तो पहला स्टेप क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम. पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. जितने अच्छे से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप बाद में उसको सॉल्व कर पाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे. ठीक है, तो एनालिसिस पहले होता है प्रॉब्लम का. उसके बाद क्या होता है, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. जैसे आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया कि भाई प्रॉब्लम ये, जैसे अमेजॉन पे देखें तो अमेजॉन पे अगर हम देखते क्या है, लिस्टिंग है, सर्चिंग है, इस टाइप की चीज है ना, प्रोडक्ट बहुत सारे, लाखों प्रोडक्ट लिस्टेड है. तो अगर मैं सोचूं कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना लाख प्रोडक्ट हैं, उसको सर्च करना है. ठीक है, उनमें से उनको सर्चिंग के लिए यूज करना है, तो कैसे लाखों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को आप चुन के लाएंगे. अब ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, सही से आपने इसको डिफाइन कर दिया. ठीक है, कि प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उसमें से एक को सर्च करके लाना है. अब वो लिस्ट ऑफ आइटम बहुत बड़ी है. अब उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, एक सर्चिंग के लिए सॉल्यूशन बहुत सारे अवेलेबल हो सकते हैं, उन सबका एनालिसिस करते हैं जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम डिजाइन. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. तो हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं. उसका एल्गोरिदम क्या होता है कि उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ठीक है, लिखना कहीं पे. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना नहीं होता है, किसी न किसी एक नोटेशन में लिखना जो ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंड हो पाए. ठीक है, तीसरी चीज है फिर उसके बाद कोडिंग करना. अब ये जो एल्गोरिदम डेवलपमेंट है ना, ये यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिया हुआ है. अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस होता है. ठीक है, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस होता है, यानी एल्गोरिदम बनाने हैं, यानी सॉल्यूशंस बनाने हैं, और सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं. एक सॉर्टिंग का, यानी आपको चीजों को अगर अरेंज करना है, उसके कई सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं चीजों को आपस ऑर्डर करने के. ठीक है, जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. अब इन सारे एल्गोरिदम्स का एनालिसिस होता है पहले कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द यूजिंग कोड, और सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम है, फिर
कोडिंग है और फिर है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग में क्या है कि जब सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको डिफरेंट इनपुट सेट्स पे टेस्ट किया जाता है कि क्या वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक मोटा मोटी एक आपको आइडिया दिया कि किस तरह से काम करता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बुक्स के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन द फाइंड अ सॉल्यूशन एंड वी आर नॉट क्लियर as to what is to be solved, we may end up developing a problem which may not solve or our purpose। ठीक है, तो अगर आपको सही से ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो जाहिर सी बात है आप कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर देंगे बाद में जो हो सकता है आपके पर्पस को सॉल्व भी नहीं करता हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एनालिसिस सही से करें, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन सही से करें। Thus we need a read and analysis problem statement carefully। ठीक है, in order to list the principal component of the problem, decide the core functionality that our solution have। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सही से रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और क्या कोर फंक्शनैलिटी चाहिए आपको उसमें से वो आप सही से लिखते हैं। By analyzing a problem, we would be able to figure out what are the inputs that our program should accept and what are the output should produce। तो अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हमें क्या इनपुट देना है और क्या उससे मुझे आउटपुट मिलेगा, ये सही से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। ठीक है, अब क्या है दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इट इज एसेंशियल टू डिवाइस अ सॉल्यूशन। ठीक है, बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम कोड गिवन अ प्रॉब्लम। ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि सीधा जाके कोड बना दिया, कोड यानी कोडिंग कर दी, सॉफ्टवेयर बना दिया, इससे पहले है कि पहले आप उसका सॉल्यूशन जो है एक रीडेबल फॉर्मेट में, किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करके एक उसका सॉल्यूशन पहले तैयार करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज में हो, जो कि इजिली अंडरस्टैंड हो, इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है जिसको आप किसी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, बिफोर राइटिंग द कोड, एक्चुअल कोड लिखने से पहले ये बनाया जाता है। वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक अ वेरी वेल रिटन रेसिपी। एक तरह का क्या है, वेल रिटन रेसिपी ऑफ अ डिश विथ अ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स दैट इफ वी फॉलो विल एंड अप प्रिपेयरिंग द डिश। तो एक तरह से ये वेल डिफाइंड स्टेप्स है किसी रेसिपी का, जिसको आप अगर सही से फॉलो करते हैं तो आप एक किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग सम डिश। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिथम से होता है। आगे आप पढ़ सकते हैं, वी स्टार्ट विथ अ टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान एंड कीप ऑन रिफाइनिंग एल्गोरिथम अंटिल द एल्गोरिथम एबल टू कैप्चर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एल्गोरिथम बनाना स्टार्ट करते हैं और एल्गोरिथम को रिफाइन भी करा जाता है कई बार। मान लो एक बार एल्गोरिथम बनाया, स्टेप्स में लगा कोई मिस्टेक है तो उसको रिफाइन भी करेंगे जब तक कि हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले प्रोग्राम नहीं लिखना है, पहले एल्गोरिथम बनता है। एल्गोरिथम जब वेरीफाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारे एस्पेक्ट्स को ये पूरा कर रहा है, तब उसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल a given problem more than one algorithm is possible। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने निकले हैं तो उसके सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं। लेकिन अब उसका एनालिसिस होता है कि आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, और बेस्ट सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे उन सब सॉल्यूशन में से, ये हम बाय देखते हैं कि किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी एक से ज्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जैसे ही आप एनालिसिस कर लेते हैं, आउट ऑफ मैनी सॉल्यूशन आप एक सॉल्यूशन चुन लेते हैं कि भाई ये वाला सॉल्यूशन मुझे लगा देना है जाके, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका कोड लिखते हैं, यानी प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करते समय उसको आप किसी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को चूज करके और उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट इन एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट अ डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो एल्गोरिथम आपने जो लिखा है वो क्या है, वो तो ह्यूमन रिटन लैंग्वेज है ना, नेचुरल लैंग्वेज। उसको कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसको स्टेप बाय स्टेप जो आपने सॉल्यूशन लिखा था उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, सॉल्व कर पाए, इसलिए हमें उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए
लिखना पड़ता है, जिसको आप कोडिंग बोलते हो, राइट। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेल रिकॉर्ड करें जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं कोडिंग में, ताकि बाद में आपको कुछ चीजें अगर उसमें जाननी हो, कहीं फॉल्ट आ जाए तो आपको पता रहे कि भाई इस सॉल्यूशन के इस स्टेप के लिए ये कोड लिखा गया था। तो लोग डॉक्यूमेंट भी करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग, अब क्या है, अब आपने एनालिसिस भी किया था, एनालिसिस के बाद आपने जाना कि मुझे ये इनपुट देना है डेटा, ये आउटपुट मिलेगा, इसका एक एल्गोरिदम बनाया आपने, कोडिंग भी कर ली, लेकिन उसको मार्केट में लॉन्च होने से पहले आप उसका टेस्ट करेंगे कि क्या जो मैंने सोचा था वैसा कुछ बन के निकला है या कुछ और बन गया है, उसकी टेस्टिंग होती है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे ना मान लीजिए एक प्रॉब्लम थी कि मुझे एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना है, और मैंने उसके हिसाब से देखा कि मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो कम नंबर में ही है। तो इस बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक बबल सॉर्ट यूज करके और बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया सी लैंग्वेज में, मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं इसको जब भी नंबर्स दूंगा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो ये मुझे सॉर्ट करके उनकी लिस्टिंग देगा, ठीक है, ये मैंने तय कर लिया। तो अब मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा कि क्या ये जैसा मैंने सोचा था वैसा ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर्स पे। कुछ ऐसे इनपुट दूंगा सॉर्ट करने के लिए, माइनस में बहुत लंबा नंबर, कोई पॉजिटिव बहुत लंबा नंबर, ठीक है। और ये चेक करूंगा कि कितना रिलायबल है ये सॉफ्टवेयर, यानी रिलायबिलिटी कैसी है इसकी, ठीक है, कितना इस पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जाके फट जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, इस बुक में भी शायद वो एग्जाम्पल दिया ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल अभी आगे दूंगा, पता चल जाएगा कि कैसे टेस्ट करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एल्गोरिदम का, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं पॉइंट अगला, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटी बाय फॉलोइंग ए सर्टेन सीक्वेंस और स्टेप्स, ठीक है। तो हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी सीक्वेंस फॉलो करके ही हम कुछ स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने प्लान बनाया है, ठीक है, आपको स्कूल जाना है, तो आप बताते हैं ना कि सबसे पहले सुबह उठेंगे, इतने बजे तक हम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे, बाईसाइकिल लेंगे या फिर बाय रोड जाएंगे, ये वाली बस पकड़ेंगे और फिर कॉलेज पहुंचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना। तो ऐसे ही क्या करना होता है, इसी का एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से, देखिए उन्होंने स्टेप्स बनाए हैं 2 3 4 5, और इस तरह से वो स्कूल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया, आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, पढ़ के समझ बढ़ेगी थोड़ी आपकी कि किस तरह से ये कह रहा है। अभी आप 11th क्लास में है तो आपको ये थोड़ा सा रीड जरूर करना है एक बार, क्योंकि अभी अगर आपने रीड कर लिया ना, आपका आगे का जो कंप्यूटर साइंस की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा सब कुछ जब पढ़ा रहे होंगे वहां पे। तो अब एग्जाम्पल दिया, एक प्रॉब्लम, तो पहले वो स्कूल जाने का था नॉर्मल सा, एक यहाँ पे जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का निकालने का एक बनाया है कि भाई मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले उसने देखा फाइंड द नंबर डिवाइजर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। पहला स्टेप ये था कि सारे डिवाइजर को देखा गया कि भाई इन दोनों नंबर के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, उसका लिस्ट बनाया गया, और उसमें से फिर ग्रेटेस्ट स्टेप टू फाइंड द लार्जेस्ट, फिर एक कॉमन लार्जेस्ट निकाला गया जो कि निकला गया 9। तो ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ। अब इन्हीं 2 स्टेप्स का हम पहले क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम लिख लिया हम 2 स्टेप्स में, और उसका फिर सॉल्यूशन हम कोडिंग करके देंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बताया गया है, हेंस इट इज क्लियर दैट वी नीड टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। तो ये बता रहा है कि हमें किसी भी सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जैसे ऊपर आपको दिखाया भी करके इसने, ठीक है, ताकि हम उसका रिजल्ट सॉल्व कर पाए। सच अ फाइनाइट सीक्वेंस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल ही, सच अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट अ डिजायर आउटपुट इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम, ठीक है। वो फाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होंगे कभी भी, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसको करने के बाद आपको एक आउटपुट डिजायर मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। आगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो एल्गोरिथम और प्रोसीजर्स वगैरह में ना डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो उसमें यही फर्क होता है कि इसमें पूरा चांसेस है कि आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा एल्गोरिथम में, पर प्रोसीजर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एल्गोरिथम हैज ए डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड एंड कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो क्या कह रहा है, एल्गोरिथम में डेफिनेट स्टार्ट होता है,
डेफिनेट एंड होता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कंसिस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम का बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ये आपको याद होने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू गेट द डिजायर आउटपुट इज नोन एज अ एल्गोरिदम। सिंपल है, याद क्या करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल है एकदम। अगर आप ध्यान से सोचे, समझ बढ़ाएं तो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी अगर आप बेवकूफ हैं तो फिर आप 3-4 बार और पढ़ लीजिए, तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और 3-4 बार रिपीट करना है और समझ लेना है, हिंदी में समझ लेना है। ठीक है, कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करते हैं ताकि हमें एक डिजायर आउटपुट मिल जाए। ठीक है, इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिदम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हमें एल्गोरिदम क्यों चाहिए। A programmer writes a program to instruct the computer to certain task as a desired। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो कोड लिखते हैं, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर्स को ताकि कुछ एक टास्क करवा पाए। ठीक है, करने के लिए द कंप्यूटर देन फॉलोज द स्टेप्स रिटन इन द प्रोग्राम कोड, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को यानी प्रोग्राम्स को फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप और उसको एग्जीक्यूट करता है। देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर अ रोड मैप। ठीक है, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया ना कि प्रोग्रामर को कोड करके देगा तो कंप्यूटर समझ के उसको परफॉर्म करेगा। लेकिन सपोज करो एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 1000 पेजेस कोड लिखना है, तो 1000 पेजेस का कोड ऐसे ही बैठ के सोच के तो नहीं लिख देगा ना, उसका पहले रोड मैप तैयार करेगा, यानी रोड मैप बनाएगा, प्लानिंग करेगा, उसका सही से एल्गोरिदम उसको लिखना पड़ेगा। यहीं पे एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। पहले वो नेचुरल लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा किसी एक रिक्वायर्ड स्टेप्स बाय स्टेप्स, और फिर उसके बाद उस कॉपी को लेके बैठेगा और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इन सम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। फर्स्ट प्रिपेयर अ रोड मैप ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटन बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। ठीक है, a roadmap the programmer may not be able to clearly visualize the instruction to be written and may end up developing a program which may not work। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर विदाउट अ रोडमैप, अगर रोडमैप नहीं होगा तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं गलत प्रोग्राम बना देगा। ठीक है, सोल्यूशन गलत सोल्यूशन डेवलप कर देगा। सच अ roadmap is nothing but the algorithm which is the building block of computers. For example, using a search engine, sending a message, finding a Word document, booking a taxi through the app, performing online banking, playing computer games, all are based on algorithm। इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए कि आप टैक्सी बुक करें, गेम खेल रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं एल्गोरिदम पहले लिखा जाता है, फिर उसको डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर राइटिंग एल्गोरिदम इज मोस्टली कंसीडर एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। तो एल्गोरिदम को लिखना ही पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग का, और दूसरा स्टेप होता है कि अब एक किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, C++ में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, किसी भी लैंग्वेज में इस चीज को जो आपने एल्गोरिदम लिखा है उसको इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छे एल्गोरिदम की, कि वो प्रिसीजन होगा। ठीक है, यानी स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टैंड और डिफाइंड। स्टेप्स जो होंगे वो क्लियरली डिफाइंड होंगे, सबको आराम से समझ में आ जाए, प्रिसाइज और कम होंगे, बहुत बड़ा बड़ा स्टेप्स नहीं होगा। ठीक है, यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस क्या है हमारे पास, हर एक स्टेप्स जो है यूनिक होंगे। द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस। ठीक है, ऐसा नहीं होगी एक स्टेप ऐसा कह रहा है जो फ्यूचर में होने वाला है उसका नहीं। ठीक है, तो स्टेप्स जो होंगे वो यूनिक होंगे और ओनली डिपेंड हो सकते हैं करंट या फिर प्रीवियस रिजल्ट पे। ठीक है, इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ, जो अभी इनपुट दे रहे हैं उस पे और प्रीवियस रिजल्ट पे। फिर है फाइनाइटनेस। मैंने पहले ही बताया कि हमेशा नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट होंगे, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट चल रहा है, ये स्टेप फॉलो करो, ये स्टेप फॉलो करो और लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो स्टेप्स, एल्गोरिदम ऑलवेज स्टॉप, और एल्गोरिदम जो है ऑलवेज स्टॉप हो जाएगा एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप पे। ठीक है,
कुछ इनपुट होगा। इनपुट क्या होता है कि एल्गोरिदम को लेना क्या है। जैसे मैंने अगर बोला कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिनको सॉर्ट करना है, तो लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो क्या इनपुट है जो मैं उसको दूंगा, और रिजल्ट में मुझे जो सॉर्टिंग यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी प्रिसीजन, यूनिकनेस, ठीक है, और फाइनाइटनेस, इनपुट और आउटपुट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे एल्गोरिदम के। ठीक है, while writing an algorithm it is required to clearly identify the following। क्या क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होने वाला है, प्रोसेसिंग अ कंप्यूटेशन परफॉर्म टू गेट द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कितना टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो हम कैसे चेक करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो एल्गोरिदम बनाया है वो इतना टाइम ले रहा है कि 2 साल लग जाए सॉल्व करने में। ऐसे एल्गोरिदम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। इसीलिए सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर किया जाता है कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो वो चीज़ भी चेक करेंगे, प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टाइम कितना लग रहा है। उसके बाद है आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर। क्या यूजर को डिजायर्ड आउटपुट मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो ये हम जरूर एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम मैंने बोला कि बनाना पड़ता है, नेचुरल लैंग्वेज में होता है, पर फिर भी कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप एल्गोरिदम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक थिंकिंग स्किल होती है एक तरह से, देखो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर प्रोग्रामर एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द लॉजिकल स्टेप दैट नीड टू फॉलो टू रीच अ सॉल्यूशन। ठीक है, 2 तरीके बताए गए हैं आपको इस बुक में जिससे कि आप क्या करते हैं, आप एल्गोरिदम लिखते हैं। पहला तरीका है फ्लो चार्ट का, दूसरा है स्यूडो कोड का। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है और स्यूडो कोड क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। फ्लो चार्ट में ना आप फ्लो बताते हैं यूजिंग सम डायग्राम। ठीक है, वो डायग्राम आपके ज्यादा नहीं है, 4-5 चीजें। जैसे ये अगर आपने बनाया है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है जो कि आपको इसमें स्टार्ट और एंड बताता है कि किसी चीज का स्टार्ट और एंड होता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटर सिंबल। ठीक है, टर्मिनेटर सिंबल इंडिकेट करता है वेयर द फ्लो स्टार्ट या एंड होता है, वहां पे हम इसको बनाते हैं। ये है प्रोसेस जिसको हम एक्शन सिंबल बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस, एक्शन और सिंगल स्टेप। किसी जो आपने एक स्टेप बनाया ना उसको आप इस बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्शन सिंबल बोलते हैं कि आपने हर स्टेप में क्या एक्शन लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसीजन। डायमंड वाला शेप का जो होता है इसको आप क्या बोलेंगे, डिसीजन या ब्रांचिंग पॉइंट, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे इधर ये करना है या वो करना है, जहां पे डिसीजन, फैसले लेने हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या बनाते हैं, इस टाइप का शेप बनाते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, तो आप इसको क्या बनाते हैं, यू कॉल डेटा सिंबल, जहां पे आप इनपुट या आउटपुट दे रहे होते हैं या फिर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लिखा भी है शेप। ठीक है, एरो किस लिए होता है, कनेक्टर्स होते हैं एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम अभी एग्जांपल के जरिए देखेंगे। जैसे राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कैसे लिखेंगे एल्गोरिथम वो देखते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट में नंबर चाहिए जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, आउटपुट प्रोसेस में क्या होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आउटपुट में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर। यानी स्टेप 1 क्या है, देखो ये ऐसे लिख दिया, स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने एल्गोरिदम लिख लिया नेचुरल लैंग्वेज में, और ऐसे आप इसने डिफाइन कर दिया। अब चार्ट के जरिए यानी फ्लो चार्ट के जरिए कैसे दिखाएंगे, ये स्टार्टिंग सिंबल यूज किया, नंबर इनपुट लेना था तो वो हमने पैरेललोग्राम से दिखाया, प्रोसेसिंग यानी जो स्टेप्स था नेक्स्ट वो आपने ऐसे दिखाया। ठीक है, कि स्क्वायर निकालने के लिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको आउटपुट मिल गया तो वो फिर आपने पैरेललोग्राम से दिखाया और यहाँ पे स्टॉप हो गए, और ये बीच बीच में जो आपने यूज किया एरो यूज किया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट के जरिए, और स्टेप बाय स्टेप जो आपने देखा वो स्यूडो कोड के जरिए था। ठीक है, ये दूसरा है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइट। अब लाइट नॉन फंक्शनिंग को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए लाइफ का एक प्रॉब्लम है, स्टार्ट हुआ, चेक किया कि इज द स्विच बल्ब स्विच इज ऑन और नॉट, तो यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं इसलिए डायमंड है, डायमंड शेप बना हुआ है। डिसीजन में अगर यस आता है तो यहाँ पे दूसरे डिसीजन पे जाएंगे, नो आता है तो फिर हम एक प्रोसेस पे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे कि स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक डिसीजन पे जाएंगे कि अगर बल्ब ऑन नहीं है, नो, तो हम फिर वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या ये जल तो नहीं गई है बल्ब। ठीक है, अगर जल गई है तो यस पे हम फिर चले जाएंगे एक नए स्टेप पे, ये जो स्क्वायर में दिखाया गया है, रिप्लेस करेंगे बल्ब को। अगर जली नहीं है तो फिर भी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इलेक्ट्रीशियन को और स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इन सब में आपको दिख रहा होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और उसके बाद एक डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा।
और डायग्राम्स में आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से डिसीजन डायग्राम, पैरेललोग्राम, नॉर्मल, स्टॉप, स्टार्ट, एरो, ये सब कैसे यूज करना है किसी एल्गोरिदम के फ्लो चार्ट में, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा मैंने आपको जो स्टेप बताया स्यूडो कोड का, वो भी आप और आगे देखेंगे। सूडो कोड क्या है? इज अनदर way of representing an algorithm. It is considered as a non-formal language that helps the programmer to write algorithm. ठीक है, non-formal language होती है। It is detailed description of instruction that computer must follow in particular order. Detailed description ये लिखते हैं, इसमें फ्लो चार्ट नहीं, डायग्राम नहीं है, लिखने का तरीका होता है जिसको ह्यूमन जो है इजीली रीड कर पाए एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो कंप्यूटर इजीली रीड नहीं कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम स्यूडो कोड में यूज करते हैं, जैसे इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, व्हाइल, ट्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इनपुट num1, इनपुट num2, दोनों को जोड़ दिया, उसको कंप्यूट कर लिया रिजल्ट को, प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से स्यूडो कोड लिखा जाता है। ठीक है, स्यूडो कोड में आप इस तरह से लिखते हैं। ये स्यूडो कोड हो गया, इसी का ये फ्लो चार्ट हो गया। कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग बोथ स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। तो आपने फ्लो चार्ट के जरिए भी यहाँ पे देखा, और स्यूडो कोड में सिंपल है, पहले इनपुट वाला यूज किया, इनपुट करना है नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 को इनपुट लेना है। क्योंकि इनपुट क्यों बोला है? क्योंकि 2 नंबर लोगे तभी तो ऐड करोगे ना। और कंप्यूट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आप रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हो कि भाई क्या रिजल्ट आया दोनों को जोड़ने के बाद। फिर आप प्रिंट क्यों ले रहे हो? क्योंकि अब आपको रिजल्ट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये चीजें अगर पता रहेंगी नेम्स, तो आप आराम से स्यूडो कोड लिख पाएंगे। ठीक है, मैंने ऊपर वाला भी आपको स्यूडो कोड बोला था, जस्ट ये बता रहा था कि स्टेप्स में लिखना होता है, पर एक्चुअल में आपको लिखते समय इन कीवर्ड्स का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको लिखने का, क्या? स्यूडो कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, घर पे ये वाला ट्राई करना है। एग्जांपल नंबर 4, कैलकुलेट अ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको घर पे ट्राई करना है। बेनिफिट ऑफ स्यूडो कोड क्या आता है? जो बेनिफिट एल्गोरिदम का बताया कि भाई प्रोग्राम बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका अगर हम सॉल्यूशन डिजाइन कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें, एनालिसिस कर लें, तो हम बहुत श्योर हो जाएंगे कि भाई ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, कितना अच्छा तरीका है, स्पेस कितना लेगा, मेमोरी कितना लेगा, ये सब कुछ एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, बिफोर राइटिंग द कोड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, अ स्यूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनलिटी, रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंटेंडेड प्रोग्राम। बाय राइटिंग द कोड फर्स्ट इन अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, the programmer safeguard against the leaving out any important steps beside of non-programmers. Actual programs are difficult to read and understand. कह रहा है कि अगर पहले आप डिजाइन कर लेंगे तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, किसी दूसरे को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और कि कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा आप लोगों से। ठीक है, तो अच्छा प्रोग्राम बन के आएगा, राइट, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? अब देखिए, फ्लो कंट्रोल मैंने बताया कि फ्लो कैसे जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं वो उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। कई बार ऐसा होगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक इंक्रीमेंटल फैशन में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। इफ वी लुक एट द एग्जांपल 4.3 एंड 4.4, द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन अ 4.3 कौन सा है? एक, हाँ यहाँ पे देखिए, एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने वाली चीज नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। इसको बोलेंगे सीक्वेंस, 1 बाय 1 सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा डिसीजन पॉइंट नहीं आ रहा है जिसके बाद इधर फ्लो चला जाएगा और उधर फ्लो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस वाले में ये जो एक मैप भी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको कहीं इस वाले घर पे पहुंचना है तो उसके कई रास्ते, यहाँ से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा हो तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे थे, कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, हमें पहुंचना यहीं पे था, एक रास्ता इधर था, एक रास्ता इधर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिसीजन लेना था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिलेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन वी हैव अ डिफरेंट रूट व्हाइल कमिंग बैक, इसका पूरा समझाया गया है। तो इस चीज को आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा लाइफ में जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा, आपको वोट देने जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो आप इधर से जाएं, नहीं जाना है तो उधर से जाएं। ठीक है, रास्ते में अगर आपको स्कूल की तरफ जाना है, अभी जाना है तो आप इधर से जाएं, लेट जाना है तो उधर से जाएं। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी जगह पे जाते हैं, शाम को उस जगह से नहीं आते, क्यों? हमें पता होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक है, तो एक किसी ट्रैफिक कंडीशन के बेसिस पे आपने क्या किया? अपना रूट चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन लिया आपने, तो इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। अब आप देखिए आगे,
यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इधर करना है, फॉल्स है तो इधर जाना है। तो इसको हम कैसे सूडो कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, इफ कंडीशन देन स्टेप जो लिया हमने, ठीक है। एल्स वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ कंडीशन ट्रू देन दिस वन, अदरवाइज यानी एल्स, हमने ये वाला काम कर दिया, ठीक है। तो इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है उसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। वो आपने देखा, इसको सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे अगर ये निकालना है राइट एन एल्गोरिथम टू चेक द वेदर नंबर इज इवन और ऑड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटर द नंबर, पहला इनपुट लिया, ठीक है, एंटर द नंबर इनपुट ले लिया, उसके बाद नंबर का मोड करा यानी 2 से डिवाइड करा, अगर रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है, देन हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन, एल्स नहीं तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज ऑड। इसका सूडो कोड यानी एल्गोरिथम बना इस तरह से, यहाँ पे हमने इफ एल्स का यूज किया, ठीक है। और इसका फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से फ्लो चार्ट बना, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दिए हैं गाइज, मैं सजेस्ट करूंगा हर बच्चा इस एग्जांपल को जरूर एक बार अपने खुद से करके देखे, ठीक है। आप लोग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होने के बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट सूडो कोड कैसे लिखते हैं, राइट। फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, रिपीटेशन। अब कई बार हमें सिर्फ डिसीजन नहीं लेना होता है, कई बार ना रिपीटेशन होते हैं टास्क को। जैसे मैंने बोला टेबल सुनाओ 2 से 20 तक, तो 2 का मैंने सुनाया, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, ठीक है, इस तरह से मैं सुना रहा हूँ, बार बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 2। फिर 3 का सुनाया तो 3 3 3 3 इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यानी कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, कई बार रिपीट करना होता है कि भाई आप जब तक जब तक इस चीज़ को ऑन रखो जब तक ये ना हो जाए, तो उस टाइप को आप ऑन रख रहे हैं, बार बार कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन भी आएंगे, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे सूडो कोड में दिखाते हैं वो इसमें दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से, देखो यहाँ पे लिया हुआ है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट द नंबर यूजर टिल एंटर 0, जब तक यूजर 0 नहीं एंटर करता है तब तक उसे फाइंड देयर एवरेजेस, हमें उसका एवरेज निकालते रहना है। तो इसमें क्या करना है, देखो काउंट को एक वेरिएबल लिया हमने, उसको सेट कर लिया 0, सम को 0 कर लिया, इनपुट नंबर इनपुट दिया, अगर नंबर 0 नहीं है, इफ नंबर इक्वल टू 0 है तो सिंपली क्या करना है, ठीक है, अगर नंबर 0 आ जाता है तो सीधा सिंपल क्या करना है, एवरेज इक्वल टू सम बाय काउंट और प्रिंट द एवरेज, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस में जो नंबर आपने डाला है और काउंट को 1 प्लस कर लेना है, और फिर इनपुट नंबर को फिर दोबारा से वही काम करना है। तो ये काम कब तक रिपीट करता चलता रहेगा लूप में, तो ये काम जब तक रिपीटेशन में चलता रहेगा, देखो आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे चला गया है, ठीक है, मैं आप एक बार पहले मिटा देता हूँ नहीं तो आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखेगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीट कब तक होता रहेगा, जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। और इसको सूडो कोड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए वाइल, ठीक है, ठीक है, इसको सूडो कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल के जरिए, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो हमें ये करना है, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हमें ये करना है, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, रिपीट स्टेप 4 एंड 6, ठीक है, तब तक 4 और 6 वाले स्टेप को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, ठीक है, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं होती किसी काम को अगर करना है, तो वहां पे हमें लूप बोलते हैं या फिर रिपीटेशन बोलते हैं, वो चीज हमें करनी पड़ती है, तो उसका कैसे यूज है वो दिखाया गया है, ठीक है। अब वेरीफाइंग द एल्गोरिदम, जो आपने एल्गोरिदम लिखा है उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो यानी टेस्ट करना ही बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि भाई मुझे ना, यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है शायद, मेरे ख्याल से देते हैं हर बार, 2 आवर्स 20 मिनट, 7 आवर्स 30 मिनट्स, तो कितना हो गया 12 आवर 50 मिनट्स। लेकिन अगर मैंने इनपुट ऐसा कुछ दे दिया 4 आवर 50 मिनट्स और 2 आवर 20 मिनट्स, तो 4 2 6 यानी 6 घंटे 70 मिनट, क्या आप नंबर ऐसे आएगा आपका, ये वाला आएगा, दिखा देता हूं मैं आपको, क्या ये सही होगा, ये वाला नहीं होगा, सही रॉन्ग है, तो यहाँ पे आंसर होगा ये, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट करके वेरीफाई कर लिया कि भाई मेरा एल्गोरिदम गलत तो नहीं था, तो जाहिर सी बात है गलत है, तो मुझे फिर अपने एल्गोरिदम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है अलग अलग इनपुट पे कि आपका एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी वैल्यूज है जिन पे आपका एल्गोरिदम फेल हो रहा है, क्यों ऐसा जरूरी है,
सपोज करिए कि आप किसी बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें एक भी ट्रांजेक्शन अगर गलत हो गई तो कौन पैसा भरेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इनपुट्स पे वैलिडेशन चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अलग अलग वैल्यूज़ पे चीज़ों को टेस्ट किया हो, ताकि फिर आप उसको यूज़ कर पाएँ, ताकि आप उस पर रिलेबल हो पाएँ, भरोसा कर पाएँ, ठीक है। अब बात हो रही है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। मैंने आपको बताया बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप उसमें कंपेयर कर पाएँ। तो कंपेयर करने के लिए क्या चीज़ आप पकड़ेंगे, आप कंपेयर करते हैं कि भाई किसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सॉल्व करने की, कितनी देर में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आजकल वैसे स्पेस लोग उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, बट फिर भी अभी भी पढ़ा जाता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना मेमोरी लगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे रिकर्सिव वाले जिसमें बहुत मेमोरी लग सकती है। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आप ये तय करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है आपके लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए। तो उसी लिए बोला गया है कंपेयर क्यों करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हेंस वी कैन हैव अ मोर देन वन एल्गोरिदम, देन वन में आस्क व्हाई एल्गोरिदम। तो कौन सा एल्गोरिदम के लिए बेस्ट है वो आपको जानना जरूरी हो जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल अगर लें, अगर 10 एलिमेंट है, सिर्फ 10 नंबर को सॉर्ट करना है, सिंपली आप बबल सॉर्ट लगा दो। क्या जरूरत है उसको ज़्यादा टाइम, कम टाइम सोचने की, क्यों? क्योंकि इनपुट मेरा छोटा है, लेकिन इनपुट अब इफ लैक्स में है तो फिर मैं दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक्स पे जाऊंगा, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्योंकि मर्ज सॉर्ट जो है वो कम टाइम लेता है, ठीक है। क्विक सॉर्ट जो है वो कम टाइम लेता है। लेकिन अगर इनपुट ही छोटा है, 10 नंबर को सॉर्ट करना है, तो भाई बबल सॉर्ट लगा दो, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। कोई बात नहीं, चलेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट छोटा है, ठीक है। इनपुट छोटा है तो वहां पे हमारा ये वाला चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है मोर इफिशिएंट एंड चेक फॉर द डिवीजन टिल हाफ नंबर, ये था ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, तो पढ़ेंगे तो कुछ अलग नहीं, यही समझ में आएगा आपको, ठीक है। कोडिंग आपको बता दी है, वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज, इसके बाद आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तो आपको एक सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हो। हाई लेवल लैंग्वेज कौन होता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि वो लैंग्वेज जो ह्यूमन को अच्छे से समझ में आए, यानी इंग्लिश से रिलेटेड हो, ठीक है, ह्यूमन के रीडेबल हो। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो कंप्यूटर को समझ में आए। तो किसी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को पकड़ के हम अपने जो एल्गोरिदम बनाया है उस सॉल्यूशन को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय राइटिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया। इनमें से कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले, उसमें अपने सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करें। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो उसको ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल एंड चूजिंग वन ऑफ देम सुटेबल ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा सुटेबल है और आपको कौन सी आती है, ये भी बहुत जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म ओएस प्रोग्राम विल रन, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला है उसमें रन होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चूज करते हैं, ठीक है, और फिर अपने चीज़ों को डेवलप करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन वेरी सिंपल थिंग है कि आपको क्या करना होता है। आपके पास जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में इसको सॉल्व करते हैं ना, तो उसको डिकम्पोज करते हैं प्रॉब्लम को। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उस पर काम कर सकते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके अंदर डिकम्पोज करें तो क्या है? रेलवे की बुकिंग करना, कैंसिल करना, फूड सप्लाई करना उसके अंदर, ठीक है, उसको ट्रैक करना, रिजर्वेशन का स्टेटस जानना, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और इन सब डिपार्टमेंट को अलग अलग टीम एक दे सकते हैं कि वो सारी टीम अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करे, और जब वो अलग अलग सोल्यूशन पे काम उनका हो जाए फिर आके मैं एक ही पोर्टल पे यानी एक ही वेब पे मैं उसको इंप्लीमेंट करवा दूं, ठीक है। तो इससे फायदा होता है डिकम्पोज करने से कि कौन फोकस होके कोई भी टीम जो है वो काम कर सकती है अपने अपने प्रॉब्लम जो उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये फायदा होता है डिकम्पोजिशन का। जैसे देखो यहाँ पे दिया भी है, रेलवे डिपार्टमेंट में ये डिकम्पोजिशन हो जाएंगे तो इतने सारे डिपार्टमेंट के लोग आपस में काम कर पाएंगे, ठीक है। दिखा गया? ये देखो बिलिंग सर्विस, फूड सर्विस, ये सारे है ना। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो हमने लगभग सारी चीज इसके अंदर देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या चीजें हैं
और कैसे काम करते हैं। यही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की लाइफ। कैसे वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और फिर मार्केट में जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर और डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे। मैंने आपको 11th क्लास के अकॉर्डिंगली ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको बताई। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपका इंटरेस्ट बन भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका मन करे कि चलो छोड़ो यार, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये था 4th चैप्टर। पूरा चैप्टर इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका हर एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बना के लाऊं। तो चलिए